Inside News, let's get into the details. BJP MP Vishnu Savara remarked that the party follows a democratic structure where any worker, through dedication and hard work, can rise to the highest positions. He pointed out that leaders such as Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah had also begun their journeys as ordinary party workers before reaching the top. Speaking on the BJP's victory in the BMC elections, Savara emphasized that the party is progressing under the leadership of Prime Minister Modi and Maharashtra leader Devendra Fadnavis. He stressed that the BJP remains the only party committed to development and growth-oriented politics and assured that this focus will continue in the future. संगठन पे चलने वाला पक्ष है और इसमें कोई भी सामान्य कार्यकर्ता उसको संधि मिलती है, जो काम करता है आगे जाता है और उसी के तहत उसी का नतीजा देख रहे हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या गृह मंत्री रहेंगे, सभी कोई कार्यकर्ता थे और उसी के सिलसिले में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हमें बहुत नाज है कि एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता कोई भी जिसका राजनीतिक कोई परिवार ना हो, उसको संधि मिलती है और आज वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत जो है अलायंस को मिली है महाराष्ट्र में, चाहे बीएमसी की बात करें, बीएमसी में भी बहुत अच्छी जीत मिली है। कैसे देखते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सब नतीजा जो हमने विकास का एजेंडा जनता के सामने रखा था, हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जिस विकास की राह पर चल रहे हैं, विकास की दिशा दे रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जनता ने उसको अपील दी है। जनता ने माना है, जनता ने विश्वास दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। सर्वसामान्य से लेकर सभी वर्गों का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि बड़ी भारी जीत हम पूरे महाराष्ट्र में सभी जो कॉरपोरेशन है उसमें मिली है। आखिरी सवाल सर, ठाकरे बंधु का क्या फ्यूचर देखते हैं? इस बार साथ भी आए थे, चुनाव भी साथ में लड़े हैं, उतनी अच्छी हासिल नहीं कर पाए हैं। बीजेपी और अलायंस ने कहीं ना कहीं हाथ से सत्ता छीन ली है। हम बाकी की उस पर नहीं बोलेंगे, हम हमारी सोचते हैं, हम हमारी जो लकीर है डेवलपमेंट की लकीर है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी करते जा रहे हैं, लोग उन पे विश्वास करते जा रहे हैं। बाकी जो घर का मामला है। At a press conference in Mumbai, Shiv Sena MP Sanjay Raut criticized Prime Minister Modi's claim that the city mayor would be from the BJP, stating that no explanation was given on how this would be possible without a majority. He remarked that despite having leaders like Chief Minister Devendra Fadnavis and the Home Minister in Maharashtra, BJP corporators were being kept confined in hotels, which he described as a sign of fear. Raut pointed further that this Shinde faction does not even have 30 corporators. It continues to talk about forming the mayor. He asserted that Shiv Sena remains strong and prepared to challenge such claims. मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला है। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैसा की लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी वो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स है, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी जी? डर तो है ना, ये डर किसका है एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। मुंबई में मेयर बनने वाला ऐसा कह रहे हैं, गणितों की बात भी नहीं है। देखिए ना, देखिए बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं,
एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। सर, मुंबई में बिहार पहुंच जाएगा, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की निधि भी देखेंगे। अब ये सरकार आएगी ना बीएमसी में, उनको भी। Uttar Pradesh Minister Surya Pratap Shahi stated that the Bharatiya Janata Party functions as a democratic organization conducting elections in a constitutional manner from the level of Mandal President up to the National President. He explained that the date had been fixed for filing nominations for the post of National President and leaders had gathered to participate in the process. Shahi noted that the nomination was taking place today while the election would be held tomorrow if required, and clarified that in the event of no contest, the candidate would be declared elected unopposed. He emphasized that the party was committed to following due procedure and that he was present to take part in the program. आज जो है भाजपा प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है और चुनाव भी होंगे। एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुनाव किए जा रहे हैं अध्यक्ष चुनने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और कल उसका निर्वाचन होगा। यदि चुनाव आवश्यक होंगे तो, अन्यथा यदि निर्विरोध होंगे तो निर्विरोध रूप से उनको घोषित किया जाएगा। उसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर, यूपी में इस वक्त बहुत भव्य माघ मेला का आयोजन किया गया है। काफी लोग देशों से, शहरों से, करोड़ों की संख्या में माघ मेला के भीतर लोग हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर आते हैं और ये शताब्दियों से चला आने वाला मेला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको भव्य रूप प्रदान किए जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और मेला के भीतर जो कल्पवासी हैं उनके ठहरने, रहने और उनको सारी कोई कठिनाई न हो, इसके लिए वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। और कल मौनी अमावस्या में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान में हिस्सा लिया। मैं उन सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक आखिरी सवाल अब हो गया, धन्यवाद। At the Association of Industrial Development event in Nagpur, Union Minister Nitin Gadkari emphasized the importance of generational transition in leadership. He remarked, seniors must gradually retire and the new generation should be given responsibility. Gadkari's statement highlighted the need for fresh ideas and youthful energy to drive progress while acknowledging the contributions of senior leaders. His comments are being seen as a call for balancing experience with innovation, ensuring that younger professionals and leaders get opportunities to shape the future. The remark has sparked discussions on succession planning and the evolving role of youth in politics, governance and industry. तो एक तीसरा साल है और ये बहुत कम समय में आशीष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार यंग जनरेशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी आशीष के पिताजी मेरे दोस्त हैं, अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले है तो लॉजिस्टिक का करे, कोई माइनिंग में काम करते तो माइनिंग का करे, हमें बताएं।
कोई कोल में है तो कोल का करें, कोई टूरिज्म में है तो टूरिज्म का करें, कोई राइस मिल, दाल मिल, ये फूड प्रोसेसिंग में है तो उसका करें। और ये मुझे लगता है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है कि कल तमिलनाडु में एक एमपी है, मेरे पास आए थे, उन्होंने चावल से, ब्रोकन राइस से स्टार्च बनाया और प्रोटीन बनाया और 800 टन पर डे निकाल रहे हो। और जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब प्रोटीन की डिमांड है, हमारे पूरा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पूरा चावल से भरा हुआ है। सर, इस बार विश्व में सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ। ये जितनी अच्छी बात है उतनी बुरी भी बात है। अब इतना चावल होगा तो भाव नहीं मिलेगा किसानों को, तो उसका प्रोसेसिंग अगर होगा, केवल राइस मिल से नहीं जमेगा। तो मैंने सारंग को तमिलनाडु भेजा था, 2 दिन था वो, अभी आया 5-6 दिन पहले। वो प्लांट देख के आया कि ये कैसा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमको दुनिया की ऐसी जो जानकारी है, जैसे ब्राजील में जाकर हमने वेलेंशिया का पूरा डिटेल लेके आए, तो मुझे क्या लगता है कि दिस इज द टाइम। Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi has embarked on a tour to Davos, Switzerland, heading a state government delegation to participate in the 56th Annual World Economic Forum Summit. Sanghvi stated that the team's mission is to present the vision of a developed Gujarat by 2047 on the global stage. Over the next 4 days, the delegation will focus on attracting investments in key sectors including electronics, defence, semiconductors, renewable energy and more. Highlighting Gujarat's rise as a preferred investment destination in recent years, Sanghvi emphasized that under the leadership of Chief Minister Bhupendra Patel, the state will continue to push for industrial growth and generate more employment opportunities for youth. गुजरात 2047 के विजन को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये विजन को रखने के लिए टीम गुजरात का एक डेलीगेशन आज डावोस जा रहा है। ये डेलीगेशन द्वारा आने वाले 4 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं कई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट को गुजरात में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जिस प्रकार से गुजरात को दुनिया भर में पिछले कई सालों से मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता है और यही लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के विजन से ये टीम आने वाले दिनों में गुजरात के युवाओं के लिए। In Bandra, Mumbai, Deputy Chief Minister Eknath Shinde emphasized the need for structured planning among newly elected representatives. He stated that while many were occupied with election activities, it is now crucial to focus on governance and development. Shinde highlighted the importance of guiding the new representatives and in bringing them together to work effectively for their respective wards. He underscored the necessity of preparing short-term, mid-term and long-term development projects in a phased manner, ensuring that progress is both systematic and sustainable. His remarks reflect a push toward collaborative leadership and strategic planning to address local needs and strengthen civic infrastructure. मैंने जो नए चुनकर जो आए हैं, कौन है रे? नए जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि दिया है, ऐसी भावना लोगों में निर्माण होनी चाहिए। और वार्ड में जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मैंने उनको कहा है और राज्य सरकार के माध्यम से भी उनको मदद हो जाएगी, हमारे नगर विकास विभाग के माध्यम से होगी। जहाँ SRA प्रकल्प प्रलंबित है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्रलंबित है, उसको चालना देने का काम कैसे करना है
उनको आगे बढ़ाने की सूचना मैंने दी है, ताकि लोगों में एक ऐसी भावना हो जाए कि ये नगर सेवक हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, हमारा वार्ड अच्छा हो रहा है, वार्ड में डेवलपमेंट हो रही है। In his spiritual start to his day, Indian cricketer Nitish Kumar Reddy visited the sacked city of Ujjain, Madhya Pradesh, and Reddy attended the early morning Basm Aarti at the River Mahakaleshwar Jyotirlinga temple, a significant Hindu pilgrimage site, to offer praise and seek divine blessings. Following his peaceful darshan, the temple committee formally welcomed and felicitated the cricketer, honoring his visit to the ancient shrine. In a massive display of faith, thousands of devotees are descending upon the holy city of Ayodhya following the sacred Mauni Amavasya Day at Prayagraj. With the 2026 Magh Mela in full swing, pilgrims have been arriving since the early morning hours to seek blessings at the Ram temple after completing their rituals at the Sangam. To manage the heavy influx and ensure smooth movement, local authorities have implemented a strict one-way traffic diversion. The new system regulates the flow of devotees from the Ram temple exit gate leading toward Lata Chowk as police and temple committees work to maintain order amidst the growing crowds. In a direct effort to address public grievances, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a Janta Darshan at his official residence in Lucknow today, January 19, 2026. Meeting with hundreds of citizens from various districts, the Chief Minister personally listened to complaints ranging from land disputes and police matters to requests for medical aid and employment. During the session, Chief Minister Yogi issued strict directives to attending officials, emphasizing that every application must be treated with utmost seriousness and resolved within set timelines. He reiterated his government's zero-tolerance policy toward land mafias and illegal encroachments, instructing that those found guilty of such irregularities face stringent action. This latest session follows a series of public outreach programs held earlier this month in Gorakhpur, where the Chief Minister engaged with over 200 people during the Makar Sankranti festivities.
In a major push for tech-driven road safety, Piyush Tiwari, founder and CEO of SavLife Foundation, showcased the organization's cutting-edge use of AI and drones at the 2026 World Economic Forum annual meeting in Davos, Switzerland. Speaking at the summit today, January 19, 2026, Tiwari highlighted how the foundation has integrated AI-trained cameras onto drones to proactively detect stationary vehicles, a common cause of accidents. He further explained that these tools are being deployed at road intersections to identify potential conflicts and create heat maps that help engineers redesign high-risk areas to prevent crashes before they occur. The presentation comes as Tiwari is set to be officially honored tomorrow, January 20, as the 2026 Social Entrepreneur of the Year by the Squawk Foundation. His foundation's data-driven approach, including the landmark Zero Fatality Corridor model, has already demonstrated significant success by reducing road fatalities by up to 60% on high-risk highways in India. Sure, the journey actually began in 2007, which was almost 20 years ago, when I lost a young family member to a road crash. And that's when for the first time I realized that this was a significant public health issue. A lot of families are affected by this on a daily basis, and that something had to be done at a systemic level, not just at a behavior level, to fix the issues that were causing such a large number of deaths. And that's how the journey began. We first focused on the Good Samaritan law, and then focused on applying the best practices on the ground by creating zero fatality corridors and zero fatality districts. And what we're really trying to do here at Davos this time is to show that there is a model for safer roads that is not coming from the West, but coming from the global South, that demonstrates how what the lived realities in our countries are and how the solutions ought to be designed for the people that are most affected by it, the vulnerable communities that we talk about. So it's been a while, but we still have a long way to go. And this meeting here in Davos is just one of the milestones in terms of taking this conversation to the policymaker level also. So as you said, we are in Davos, and you are saying that the example from India can be actually set an example for the world, or not entire world, for most of the countries. How you differentiate the laws? Which country, Europe would have what laws, and what India or other laws? How do you differentiate that? I think the biggest differentiator is the application of what we call cultural empathy, which is that you have to recognize what works in countries like India. I'll give you the example of Good Samaritan law. Good Samaritan law is also in Western countries, including in France, for example. And in France, if you don't help someone, there is a penalty for it. But in India, the challenge was not that there should be a penalty. The challenge was that to help, there was a penalty. People get entangled in legal hassles. So we didn't have to threaten them with a penalty. We had to insulate them. We had to create a conducive environment for them. Similarly, when we talk about actual road safety on the ground, safe mobility, which is so important for Viksit Bharat 2047, we have to understand that there are on-ground realities of people who live alongside highways, the most vulnerable road users who are pedestrians, cyclists, public transport users, not by choice, but often by compulsion, because they simply don't have access to safer modes of transport. So the conversation really is that how do we design solutions for what works on the ground? And our work on various highways in India, including the Mumbai-Pune Expressway, the Yamuna Expressway, various districts like Nagpur, Unnao in UP, and now 100 other districts across the country, is demonstrating that when you work at a hyper-local level, with the lived realities of people, you are able to create change on the ground. And we are hoping that we are able to scale that effort to across the country in India, but also perhaps make this as a Make in India solution to other low and middle income countries that are suffering from this very issue. You made a very good point, linking it to Make in India and also linking it to Viksit Bharat. Obviously, people are the biggest currency of any country. Yes. So you see this having some impact even in terms of GDP? How you see that? So as per the World Bank, India loses anywhere from 3% to 5% of its GDP every year because of road crashes alone. This is a documented, reported fact by the World Bank, acknowledged by the Government of India. And by plugging road crash fatalities, we are also contributing to the significant loss that is, to preventing the loss that is happening because of these road crashes. So we're talking about, nearly $100 billion
worth of economic loss that can be prevented if we are able to take action on this particular issue. The other aspect besides the GDP loss is the fact that 64% of those who are killed in India and other low and middle income. An encounter broke out yesterday, January 18, 2026, between security forces and terrorists in the Singhpura area of Chatru in Kishtwar district, Jammu and Kashmir. The gunfight began during an ongoing joint search operation, codenamed Operation Trashiv, launched by the Indian Army's White Knight Corps and the Jammu and Kashmir Police, following specific intelligence inputs about the presence of militants. Contact was established when forces zeroed in the suspected hideouts, prompting the terrorists to open fire. 3 soldiers were reportedly injured in the initial exchange of fire. The operation remains underway today, January 19, with additional forces inducted to reinforce the cordon as such operations resume to track down the terrorists in the remote forested terrain. Here are visuals from the operational area. That's all for Inside News. Keep watching CVR English.